कर्नल सर भी करण की बातों को सुनकर हैरान हो गए, क्योंकि पूरे बेस कैंप के सभी ऑफिसर्स को इस बारे में पता था कि आरव सिंह का कोई भी परिवार नहीं है। तो ऐसे में अचानक उससे मिलने कौन आया होगा? वहीं जब ये खबर बाकी की सीनियर ऑफिसर्स को पता चली तो वो भी उस शख्सियत से मिलने के लिए आरव के वार्ड में चले गए। वहां एक 30-32 साल का लड़का इस वक्त वार्ड के अंदर सोफे पर बड़े ही फॉर्मल तरीके से बैठा हुआ था। उसे देखकर ऐसा मालूम पड़ रहा था कि वो कहीं का राजा महाराजा हो। उसका एलिगेंस साफ साफ दिखाई दे रहा था और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो काफी अमीर इंसान था। महंगे कपड़े, महंगे सूट, महंगी वॉच और आंखों में चमक। वहीं वार्ड के अंदर मौजूद नर्स भी अर्जुन को घूर घूर कर देखे जा रही थी, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी किसी हीरो से कम नहीं लग रही थी। तभी ब्रिगेडियर सर अर्जुन के पास आकर बोले, हेलो। अर्जुन भी बड़े ही शालीनता से अपनी जगह पर खड़ा हो गया और गर्म जोशी के साथ ब्रिगेडियर सर से हाथ मिलाते हुए बोला, हेलो सर, मेरा नाम अर्जुन सिंह ओबरॉय है और मैं आरव का बड़ा भाई हूँ। अर्जुन सिंह ओबरॉय, ये नाम सुनकर ब्रिगेडियर सर के साथ साथ वहाँ पर मौजूद सभी लोगों की आंखें बड़ी हो गई। वो लोग इन्हें पहचानने से इनकार कैसे कर सकते थे? आए दिन सिंह ओबरॉय कॉर्पोरेशन के बारे में न्यूज आती ही रहती है। ऐसे में सिंह ओबरॉय कॉर्पोरेशन का चेयरमैन का उनके बेस कैंप में आना और आरव को अपना भाई बताना, क्या ये कोई संजोग था या फिर कोई बना बनाया खेल? अर्जुन की बातों को सुनकर किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो आरव का बड़ा भाई है, इसलिए सबकी नजर आरव की ओर चली गई। अब वही बता सकता था कि शख्स जो सिंह ओबरॉय कॉर्पोरेशन का चेयरमैन है, क्या वो उसका बड़ा भाई है या फिर वो कोई छोटी शख्सियत है। अर्जुन की बातों को सुनकर वहां पर मौजूद हर किसी को ये यकीन करने में मुश्किल हो रही थी कि आरव ही उसका भाई है, क्योंकि पिछले 7 सालों में आरव कई बार घायल हुआ था, लेकिन आज तक कोई भी उसकी खोज करते हुए यहाँ तक नहीं पहुंचा था। इसलिए उन सभी को अर्जुन के ऊपर विश्वास करने में परेशानी हो रही थी। ब्रिगेडियर सर ने आरव के पास जाकर पूछा, क्या ये सामने खड़ा शख्स सही कह रहा है? क्या ये तुम्हारा भाई है? आरव को पता था कि उसके भाई के सामने वो कभी उसे अपना भाई मानने से इनकार नहीं कर सकता, और वो ये भी डिनाई नहीं कर सकता कि उसके साथ उसका खून का रिश्ता है। उसने ब्रिगेडियर सर की ओर देखते हुए अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। ये जानने के बाद कि अर्जुन सच बोल रहा है, सभी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। इसका मतलब ये था कि आरव कभी अनाथ था ही नहीं। अनाथ क्या, वो जैसा दिखता है वैसा ही नहीं, बल्कि वो तो सिंह ओबरॉय कॉर्पोरेशन का वारिस है। आरव के इतने बड़े सच को जानकर ब्रिगेडियर सर की आंखें भर आई। वो भी चाहते थे कि आरव को उसका परिवार मिले और कोई भी उसे अनाथ का दर्जा ना दे, वरना आने वाली जिंदगी में उसे अनाथ के टैग से काफी परेशानी आ सकती थी। तभी ब्रिगेडियर सर बोले, तो क्या ये लड़का जो कह रहा है वो सब सच है? तुम आनंद सिंह ओबरॉय के बेटे हो? ये कहते वक्त ब्रिगेडियर सर की आवाज कांप रही थी, क्योंकि उन्होंने ही इतने सालों तक उसकी देखभाल की थी, और अगर ये कंफर्म हो जाता कि आरव अर्जुन का ही भाई है तो उन्हें ना चाहते हुए भी आरव को बुलाना होगा। इतने बड़े कंपनी का वारिस होना कोई मामूली बात नहीं हो सकती। अगर आरव मिलिट्री छोड़कर चला भी जाता है तो भी उसकी आगे की जिंदगी बड़े ही शान से गुजरेगी। ब्रिगेडियर सर इस खबर को सुनकर आरव के लिए खुश थे, लेकिन वो पहले की तरह आरव पर अपना हक नहीं जता पाएंगे, ये सोचकर वो थोड़े दुखी भी थे। ये जानने के बाद कि आरव की सच्चाई क्या है, सभी खुश भी थे और हैरान भी। वहीं ये जानने के बाद कि आरव इंडिया के नहीं बल्कि एशिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन आनंद सिंह ओबरॉय का बेटा है, जो कि सिंह ओबरॉय कॉर्पोरेशन का मालिक है, सब आरव के लिए बहुत खुश थे। करण को आरव की असलियत जानने के बाद सबसे ज्यादा खुशी हो रही थी। कम से कम उसके भाई जैसे दोस्त की कोई फैमिली तो है, वरना आज तक उसे हर कोई अनाथ ही समझता था। अर्जुन ब्रिगेडियर सर के पास आकर बोला, सर मुझे पता है आप मिलिट्री वाले बिना सबूत और प्रोसीजर की यकीन नहीं करेंगे, इसलिए मैं सारे सबूत लेकर यहाँ पर आया हूँ। ये बोलकर उसने अपने असिस्टेंट हितेश को इशारा किया। इसके बाद हितेश ने अपने हाथों में पकड़े एक फाइल को अर्जुन के हाथों में थमा दिया। अर्जुन आगे बोला, सर ये वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिससे साबित होता है कि आरव मेरा ही भाई है और आनंद सिंह ओबरॉय का बेटा। ब्रिगेडियर सर सभी डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से देखने लगे। वहीं उन डॉक्यूमेंट्स में आरव की बचपन की तस्वीर भी रखी गई थी, जिसमें उसका पूरा परिवार एक साथ मौजूद था। डॉक्यूमेंट्स और फोटोज को देखने के बाद ब्रिगेडियर सर एक नजर अर्जुन की ओर देखकर बोले, लेकिन आपको अपने भाई को ढूंढने में इतने साल कैसे लग गए? मुझे जितना पता है इस हिसाब से सिंह कॉर्पोरेशन इंफॉर्मेशन निकलवाने में सबसे तेज है, और अपने ही बेटे की खोज करने के लिए उन्हें 7 साल कैसे लग गए? ब्रिगेडियर सर की बातों को सुनकर अर्जुन मुस्कुराते हुए बोला, सर हमें पता ही नहीं था कि मेरा भाई अभी भी जिंदा है। वो तो आज एक अननोन नंबर से मुझे सुबह कॉल आया था कि मेरा भाई आरव अब भी जिंदा है और कश्मीर मिलिट्री अस्पताल में एडमिट है।
अर्जुन की बातों को सुनकर ब्रिगेडियर सर की आंखें छोटी हो गईं। अगर यहाँ से किसी ने अर्जुन को कॉल किया था, इसका मतलब है कि वो इंसान उन सभी के बारे में सब कुछ पहले से ही जानता है। लेकिन वो इंसान है कौन? उस शख्स के बारे में पता लगाना उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। सर, क्या मैं अपने भाई से अकेले में कुछ बात कर सकता हूँ? अर्जुन ब्रिगेडियर सर की ओर देखते हुए बोला। ठीक है, ब्रिगेडियर सर बोले और बाकी ऑफिसर्स के साथ वहां से बाहर निकल गए। अपने भाई की ऐसी हालत देखकर एक पल के लिए अर्जुन का भी दिल घबरा गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि जब वो इतने सालों बाद अपने भाई से मिलेगा तो उसकी हालत ऐसी होगी। आरव अर्जुन की हालत को अच्छी तरीके से समझ रहा था, तो उसने कहा, आप कैसे हैं भैया? आरव का इतना ही कहना था कि अर्जुन ने धीरे से उसे अपने सीने से लगा लिया। अपने बड़े भैया की ऐसी हालत देखकर आरव को समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो करे तो क्या करे। उसने धीरे से अपना एक हाथ उठाकर उसकी पीठ को सहलाते हुए कहा, भैया, आप ऐसे बच्चों की तरह क्यों रो रहे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस छोटे मोटे जख्म है और कुछ नहीं। आरव की बातों को सुनकर अर्जुन उसकी ओर देखते हुए बोला, ये तुम बोल रहे हो आरव? मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, मुझे सब दिखाई देता है और मैंने सुना थोड़ी देर पहले तुम सब क्या बातें कर रहे थे और बाहर खड़े ऑफिसर्स की बातों को मैंने भी सुन लिया था। अर्जुन की बातों को सुनकर आरव को ऐसा लग रहा था मानो उसकी चोरी पकड़ी गई हो। तभी आरव ने अपने भाई के आंसुओं को पोंछते हुए कहा, अब रोना बंद करिए और ये बताइए घर में सब कैसे हैं? अर्जुन बोला, कैसे होंगे, सब ठीक है, बस तुम कब आओगे यही सोच सोच कर माँ दिन रात रोती रहती है, और तुम अब भी जिंदा हो इसके बारे में हमें खबर क्यों नहीं भिजवाई? अर्जुन की बातों को सुनकर आरव कंफ्यूज होते हुए बोला, भाई मैं सिर्फ घर छोड़कर गया था, न कि किसी बम ब्लास्ट में या किसी भूकंप का शिकार हुआ था। अर्जुन बोला, लेकिन तुम हमें एक बार इन्फॉर्म तो कर सकते थे कि तुम सही सलामत हो, कम से कम माँ इतने सालों तक रोती तो नहीं। आरव को पता था कि उसकी माँ भले ही सबके सामने उससे प्यार न जताती हो, लेकिन एक माँ भले ही अपने परिवार वालों को भूल जाए पर उस बच्चे को नहीं भूल सकती जिसे उसने 9 महीने पेट में रखा हो। तभी एक नर्स उस वार्ड के अंदर आई और अर्जुन की ओर देखकर कहने लगी, सर, अभी आपको यहाँ से जाना होगा, पेशेंट को आराम करने की सख्त जरूरत है। नर्स की बातों को सुनकर अर्जुन ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और आरव की ओर देखकर कहा, अच्छे से रहना और मैं तुम्हें बहुत जल्द वापस लेने के लिए आऊंगा, पर अभी के लिए तुम्हारा यहीं रहना बेहतर होगा। लेकिन अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना। ये बोलकर उसने अपना कार्ड आरव के हाथों में थमाया और उसकी ओर एक नजर प्यार से देखने के बाद वहां से निकल गया। ब्रिगेडियर सर इस वक्त अपने केबिन में बैठे हुए थे और अपने और आरव के साथ लिए एक तस्वीर की ओर देखे जा रहे थे। ब्रिगेडियर सर और उनकी पत्नी की कोई भी औलाद नहीं थी, इस वजह से उन्होंने आरव को गोद लेने के बारे में सोच लिया था। लेकिन अगर कभी उसका परिवार आरव के सामने आ गया तो उनका क्या होगा, यही सोचकर उन्होंने उसका ख्याल अपने बेटे की तरह ही रखा और आज उसके परिवार में से एक सदस्य उसे लेने के लिए यहाँ पहुंच चुका था। कुछ देर तक यूं ही तस्वीरों को देखने के बाद ब्रिगेडियर सर अपने केबिन से निकलकर बाहर की ओर निकल गए। वहीं गुजरात के पोरबंदर एरिया में इस वक्त कर्फ्यू लगा हुआ था। पिछले रात की घटना की वजह से 4 मिलिट्री सोल्जर शहीद हो चुके थे। ब्रिगेडियर सर इस वक्त अपने शहीद सोल्जर को आखिरी विदाई दे रहे थे। आर्मी नियम के अनुसार उन्हें सम्मानित करने के बाद उन सभी सैनिकों को उनके घरों की ओर रवाना कर दिया गया। इस वक्त पूरा देश शोक मना रहा था। वहीं दूसरी तरफ भारत के अंदर घुसे आतंकवादी आने वाले 15 अगस्त के दिन बम ब्लास्ट करने की तैयारी में जुट चुके थे। 15 अगस्त के दिन बम ब्लास्ट करने के अलावा उनके पास एक और मिशन था जिसे अंजाम देने के लिए उन सभी को इंडिया में भेजा गया था, पर इसके बारे में उनके अलावा और कोई नहीं जानता था। तभी उन आतंकवादियों में से एक बोला, भाईजान, इस बार का बम ब्लास्ट मुंबई में हुए बम ब्लास्ट से भी खतरनाक होगा। इस बार हजारों लोगों को नहीं बल्कि लाखों लोगों की जानें जाएंगी। तभी दूसरा बोला, हमारे मंसूबे नेक हैं और कोई भी हमारे इस काम को पूरा करने से नहीं रोक सकता। इस बार का धमाका दिल्ली में नहीं बल्कि पूरे देश में गूंज उठेगा। जहां चारों तरफ शहीद सोल्जर के लिए शोक मनाया जा रहा था, वहीं आतंकवादी इस चीज का फायदा उठाकर अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए चारों तरफ फैल चुके थे और हमले की तैयारी कर रहे थे। इधर ब्रिगेडियर रविंद्र चतुर्वेदी ने सख्त हिदायत दे रखी थी कि जितने भी लोग बॉर्डर में इस पार आएंगे उन सभी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। जयपुर के ब्रिगेडियर ने ब्रिगेडियर रविंद्र चतुर्वेदी से बात करते हुए कहा, कम से कम 15 से 17 आतंकवादी भारत के अंदर घुस चुके हैं। अगर हमने उन आतंकवादियों को जल्द से जल्द नहीं पकड़ा तो हमारे देश में और भी ज्यादा खतरा पनप सकता है। वैसे भी इस वक्त भारत के अंदर तनाव का माहौल छाया हुआ है। जयपुर के ब्रिगेडियर की बातों को सुनकर ब्रिगेडियर सर ने कहा, हमने आज शाम को प्राइम मिनिस्टर के साथ एक मीटिंग रखी है। अगर उन्होंने हमें इजाजत दे दी तो हम आगे की कार्रवाई शुरू कर देंगे
और छुपे हुए आतंकवादियों को मौत के घाट उतार देंगे। तभी जयपुर के ब्रिगेडियर बोले, ब्रिगेडियर साहब, हमने सुना है कि आपके काबिल ऑफिसर मेजर आरव सिंह की तबीयत इस वक्त ठीक नहीं है। ब्रिगेडियर सर बोले, हाँ ब्रिगेडियर साहब, उसकी हालत अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, फिर भी वो लड़ने से पीछे नहीं हटने वाला। हमने डिसाइड किया है कि अगर हमारा परमिशन लेटर पास हो जाता है तो हम एक मिशन स्टार्ट करने वाले हैं और उसके लिए भी हमें मेजर आरव सिंह की जरूरत पड़ेगी। लेकिन उसकी ऐसी हालत देखकर हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम इस सिचुएशन को हैंडल कैसे करें, क्योंकि उनके अलावा इस मिशन को कोई भी सॉल्व नहीं कर सकता। जयपुर के ब्रिगेडियर बोले, आई नो, उसके जैसे बहादुर मिलिट्री ऑफिसर आज से पहले हमने कभी देखे ही नहीं। हमें उम्मीद है कि वो हमारे मंसूबों पर खरा उतरेगा, लेकिन उसकी ऐसी हालत देखकर हमें भी नहीं लगता है कि वो इस मिशन पर अपना योगदान दे पाएगा। ठीक है ब्रिगेडियर सर, हम आपको बाद में फोन करते हैं। ब्रिगेडियर सर बोले, ओके, जय हिंद। क्या फैसला लेंगे ब्रिगेडियर सर? और कौन है वो जिसने आरव के बारे में अर्जुन से कॉल पर बात की थी? क्या आतंकवादी अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे या फिर उन्हें सही वक्त पर रोक लिया जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए